तो कहानी शुरू होती है चंदन नगर से। ये कोई शहर नहीं है, बस एक कस्बा है। ऐसा कस्बा जिसे समय ने जैसे पीछे छोड़ दिया हो। हमारे यहाँ मशहूर होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, काली झील। कहते हैं कि सालों पहले उस झील में एक पूरी बारात डूब गई थी और आज भी पूर्णिमा की रात को वहाँ से घुंघरुओं की आवाज़ आती है। खैर, ये सब तो कहावतें हैं। असलियत में चंदन नगर में धूल, कंकड़, टूटे फूटे घर और कुछ अधूरी कहानियां ही मिलती हैं। मैं और मेरी माँ, बस हम दो ही थे हमारे परिवार में। माँ ने मुझे अकेले ही पाला। वो ज़्यादा रोक टोक नहीं करती थी, लेकिन उनकी एक हिदायत पत्थर की लकीर थी। कस्बे के आखिरी छोर पर बने उस खंडर जैसे घर के पास कभी मत जाना। वो घर भोला काका का था। भोला काका हमारे कस्बे का अनोखा भूत। वो दिन में कभी नहीं दिखता था। रात के अंधेरे में निकलता था लोगों के फेंके हुए कबाड़ से चीजें चुनने, जिसे वो या तो बेचता था या कुछ अजीबोगरीब चीजें बनाता था। अगर कभी कोई उसे देख भी लेता तो डर के मारे आवाज नहीं निकल पाती थी, क्योंकि सब जानते थे कि भोला काका ने एक खून किया था और सजा से साफ बच गया था। माँ कहती थी वो इंसान नहीं, राक्षस है। उसने मेरे एक दोस्त को मार डाला था। स्कूल के टाइम में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माँ इसके आगे कभी कुछ नहीं बताती थी। मुझे लगता था कि शायद वो दर्द इतना गहरा था कि जिक्र करना भी मुश्किल था। धीरे धीरे लोगों से सुन सुन के मुझे भोला काका के बारे में कुछ और बातें पता चली। पता चला कि वो फौजी था, जंग लड़कर लौटा था। पर जब वो वापस आया तो लोगों से, इस दुनिया से उसका नाता ही टूट गया। उसने काली झील के उस पार अपना ठिकाना बना लिया। बुजुर्ग लोग चेतावनी देते थे, रात को झील के उस तरफ मत जाना, भोला काका छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर रहा होगा, कहीं गलती से गोली तुम्हें ही ना लग जाए। और उनकी आंखों में मजाक नहीं, सच्चे का डर दिखता था। लेकिन सब लोग उससे डरते नहीं थे। कुछ को उस पर तरस भी आता था। मुझे याद है, मैं शायद 14 साल का था। मैं और मेरा दोस्त समीर कहीं जा रहे थे और उसकी मम्मी हमें गाड़ी में छोड़ रही थी। समीर ने भोला काका का जिक्र ऐसे किया जैसे वो कोई कहानियों का भूतनाथ हो, पर उसकी मम्मी ने ठंडी आह भर के कहा, बेचारी आदमी बस अकेला रहना चाहता है। समीर ने झट से कहा, मम्मी उसने खून किया है। और उसकी मम्मी का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उन्होंने कोई नकाब पहन लिया हो। उन्होंने सख्ती से कहा, हाँ किया है, और तुम दोनों उसके घर के आसपास भी मत भटकना। ऐसा लगा जैसे हमने उन्हें कोई ऐसी बात कहते पकड़ लिया हो जो वो कहना नहीं चाहती थी। उस दिन मुझे समझ नहीं आया, पर कुछ साल बाद सब साफ हो गया। जब तक मैं 17 साल का हुआ, भोला काका मेरी नजरों में पूरी तरह से एक शैतान बन चुका था। एक रात माँ ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। वो पुरानी तस्वीरें देखकर रो रही थी, स्कूल के दोस्तों की तस्वीरें। उन तस्वीरों में वो लड़का भी था जिसे भोला काका ने मार डाला था। उस दिन माँ ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त विक्रम थोड़ा मनचला वरूर था, पर दिल का बुरा नहीं था। उस रात वो और उसके कुछ दोस्त झील के किनारे पार्टी कर रहे थे। अचानक विक्रम की नजर एक साए पर पड़ी जो झाड़ियों से निकलकर जा रहा था। उसके कंधे पर एक छोटी सी बच्ची थी जो बेहोश लग रही थी। विक्रम उस आदमी पर चिल्लाया। वो साया बच्ची को लेकर भागने लगा। विक्रम और उसके दोस्त उसके पीछे भागे। जैसे ही विक्रम उसके पास पहुंचा, उस आदमी ने बच्ची को जमीन पर पटका, घुमाया और धाएं 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 3 गोलियां। मां ने सिसकते हुए बताया, विक्रम जमीन पर गिरने से पहले ही मर चुका था। उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, पर वो भी नहीं बची। उसे नशे की भारी डोज दी गई थी। उस रात झील पर मौजूद सभी लड़कों ने कहा कि गोली भोला काका ने चलाई थी, लेकिन किसी अजीब वजह से पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया। अब मुझे सब समझ आ गया था कि लोग उससे इतना डरते या नफरत क्यों करते हैं। शायद समीर की मम्मी को पूरी कहानी नहीं पता होगी, पर मुझे पता था, और महीनों तक ये नफरत मेरे अंदर सुलग रही थी, जब तक मैंने फैसला नहीं कर लिया कि मैं कुछ करूंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की। वो जानते थे कि मैं भोला काका से कितनी नफरत करता हूं। एक रात हम आग जलाकर बैठे थे, तब मैंने कुछ करने का प्लान बनाया। हमने कन्फर्म किया कि हाँ, एक बच्ची की मौत हुई थी, पर कहानी में थोड़ा फर्क था। लोगों का कहना था
कि बच्ची झील के पास नहीं कस्बे में मिली थी, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहानी अभी भी वही थी और भोला काका को सजा मिलनी चाहिए थी। प्लान ये था, मैं रात के अंधेरे में उसके घर जाऊंगा, कुछ देर नजर रखूंगा और जब सब शांत हो जाएगा तो उसके घर को आग लगा दूंगा। ये बात मानता हूं कि बचपना था, पागलपन था, मेरे दिमाग में बस यही था कि आग लगेगी, वो डर के बाहर भागेगा और उसे अपना ठिकाना छोड़ना पड़ेगा। मैं उस वक्त बहुत छोटा था और बहुत बेवकूफ़। मैंने स्कूल से पेंट थिनर की एक कैन चुराई और एक शुक्रवार की रात दोस्तों से झूठ बोलकर के मैं घर जा रहा हूँ, मैं भोला काका के घर की तरफ निकल पड़ा। झील के चारों तरफ चक्कर काट के उसकी तरफ जाने में घंटा भर लग गया। जैसे ही उसका घर दूर से दिखा, जहां एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, मैंने अपनी टॉर्च बुझा दी। मैं प्लान के मुताबिक लगभग 40-45 मिनट तक छिपकर उसके घर को देखता रहा। फिर अंदर से आ रही टीवी की आवाज़ बंद हो गई और वो रोशनी भी बुझ गई। मैंने कुछ देर और इंतज़ार किया। जब सब कुछ सुनसान हो गया, मैंने अपने बैग से थिनर की कैन निकाली और दबे पांव उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उसकी खिड़की के पास पहुंचा और कैन का ढक्कन खोलने ही वाला था कि मेरे कान में एक आवाज आई, खटक। ये एक बंदूक लोड होने की आवाज थी। मैंने पहचान ली। क्या है तेरे हाथ में छोकरा? एक भारी आवाज आई। मैं जम गया। वो भोला काका था। उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया था। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने फिर कहा, जो हाथ में है नीचे फेंक दे। मैंने डर के मारे कैन नीचे गिरा दी। एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी उस कैन पर पड़ी तो भोला काका समझ गया कि मैं क्या करने आया था। पीछे घूम, उसने कहा। तुझे मारने से पहले मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। मेरा जिस्म अब भी हिल नहीं रहा था। वो तेजी से मेरे पास आया और मुझे झटके से घुमाया। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी में मेरा चेहरा देखा, उसने मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया। मैं जमीन पर गिर गया। उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली और बस मुझे घूरता रहा। मैं इतना डरा हुआ था कि माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी उसने धीरे से मेरा नाम लिया, रोहन। मेरा डर अब हैरानी में बदल चुका था। उसे मेरा नाम कैसे पता? तुम तो सीमा के बेटे हो ना? अब मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। जब मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं सोच ही रहा था तुम कब तक आओगे। मेरे मुंह से उस रात पहला सवाल निकला, आप मुझे कैसे जानते हो? अंदर आ जा, उसने कहा। मैं बताता हूं असली कहानी क्या थी। उसके टूटे फूटे घर के अंदर हम दोनों बैठे थे। उसने पूछा कि माँ ने क्या बताया है। शायद मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। मैंने गुस्से में सारी कहानी सुना दी कि कैसे मैं उससे नफरत करता हूं। वो मेरी बात सुनकर बस अजीब तरह से मुस्कुराता रहा। जब मैं चुप हुआ तो उसने कहना शुरू किया, ठीक है बच्चे, अब सुनो कि उस रात सच में क्या हुआ था। उसने बताया कि विक्रम, मेरी माँ का दोस्त, एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। स्कूल में लड़कियों के कपड़े चुराने से लेकर छोटी छोटी बच्चियों से अजीब तरह से बात करने तक उसकी शिकायतें आम थीं। उस रात झील के पास वो नहीं बल्कि विक्रम और उसके दोस्त उस बच्ची को कंधे पर उठाए लेकर जा रहे थे। भोला काका अपनी फौजी आदत के मुताबिक रात को अपने इलाके के एक चक्कर लगाता था। उसने इन लड़कों को शराब के नशे में हुल्लड़ करते हुए देखा। चांदनी रात थी, सब साफ दिख रहा था। उसकी नजर विक्रम के कंधे पर उस चीज पर गई जो एक बेहोश बच्ची थी। उसके लंबे बाल चांदनी में चमक रहे थे। भोला काका थोड़ा और करीब गया और उसने सुना कि वो लोग उस बच्ची के साथ कुछ बहुत बुरा करने का प्लान कर रहे हैं। ये सुनते ही भोला काका ने अपनी टॉर्च जलाई और चिल्लाया, रख दो उस बच्ची को नीचे। विक्रम ने बच्ची को नीचे रखा, पर भागने के बजाय उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और जैसे ही वो बच्ची को मारने के लिए झुका, भोला काका ने अपनी 22 राइफल से उसके सीने में 2 गोलियां उतार दी। विक्रम वहीं ढेर हो गया। बाकी के साए अंधेरे में भाग गए। भोला काका उस बेहोश बच्ची को उठाकर सीधे कस्बे के हाईवे पर बने एक 24 घंटे खुले रहने वाले ढाबे तक ले गया। वहां के मुलाजिम को बच्ची सौंपी और कहा, पुलिस को फोन करो, झील के पास एक लाश पड़ी है और जाकर भोला राम को पकड़ लो, खून उसी ने किया है। अगले दिन पुलिस आई और उसे ले गई। उसकी कहानी सच साबित हुई। लापता बच्ची के माँ बाप ने उसे शुक्रिया कहा। उनके लिए भोला काका एक हीरो था, पर उसके लिए वो खुद एक मुजरिम था।
जंग से लौटने के बाद उसने कसम खाई थी कि वो कभी किसी इंसान को नहीं मारेगा। अगर वो उस बच्ची की जान बचा पाता तो शायद इसका कोई मतलब होता, पर उस बच्ची को पहले ही इतना नशा दे दिया गया था कि वो शायद बच ही नहीं सकी थी। विक्रम को मारकर उसने सिर्फ एक गुनहगार को कानून की सजा से बचाया था। पर जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा घिन आती थी वो ये थी कि विक्रम के साथ ही साफ बच निकले। उसने कहा, मैं इसलिए कस्बे से दूर रहता हूं क्योंकि मैं उन शैतानों के बढ़े हुए चेहरे नहीं देखना चाहता जो उस मासूम की मौत के जिम्मेदार थे और आजाद घूम रहे हैं। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, पर अंधेरे में विक्रम के पीछे कुछ और साए भी थे और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से एक शायद तुम्हारी मां भी थी। उसने आखिर में कहा, तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये काम करना, घर जाओ, अपनी मां को ये सारी कहानी बताओ और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना कि क्या ये सच है। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं उस रात घर लौटा। हमारे बीच क्या बात हुई ये बताने का कोई फायदा नहीं, बस इतना समझ लो, उस दिन के बाद मेरे और मां के बीच एक ऐसी खामोशी आ गई जो आज तक नहीं टूटी। और शायद उसी खामोशी से भागने के लिए मैं चंदनगर से और उस कहानी से इतना दूर चला आया हूं। पिछले 20 साल से मैं वापस